चलो देखो, तो आपने क्या देखा था, हमने अगर मैं अभी आपको दो वेक्टर दे दूं, उनका मैग्नीट्यूड दे दूं और उनके बीच में एंगल दे दूं, क्या आप उनको जोड़ सकते हो? तो मैं आपको ये कह रहा था, अगर मैं आपको वेक्टर दे दूंगा, दो वेक्टर दे दूंगा, उनका मैग्नीट्यूड दे दूंगा और उनके बीच में एंगल दे दूंगा, क्या आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो? क्या बेटा जी आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो? हाँ सर, ये तो हमें आएगा, हमें पता है रिजल्टेंट भी, और हमें ये भी पता है वो कितना एंगल होता है, tan अल्फा भी हम निकाल सकते हैं, मतलब मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, ये हमने सीख लिया। हाँ सर ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन कर लो पहले आप, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लो। यस बेटा, देखो अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपका एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, ठीक है बेटा जी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है? हाँ सर ठीक है। और वो किसके बराबर है बेटा जी? वो आपके मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपके दो वेक्टर दे दें, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और जो उनका मैग्नीट्यूड है ना, वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है? ऐसा है। तो मैं पूछ रहा हूं, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल आपको निकालना है। क्या कर सकते हो आप ये क्वेश्चन? क्या बेटा जी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं है, होएगा। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन अगर आप इस क्वेश्चन की देखोगे, आपको एक फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट की। 60 डिग्री बेटा गलत आंसर है। देख, रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? 120, वेरी गुड राहुल, बेटा सही कह रहे हो आप। रिजल्टेंट किसके बराबर? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है बेटा? हाँ सही है सर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, आप x मान लो, जो भी आपको लेना है तीनों का, या a मान लो, या तीनों को b मान लो, या तीनों को r मान लो, जो आपको लेना है। मान लो तीनों को r लेंगे, ठीक है बेटा जी? ये भी r ले लूंगा, ये भी r, ये भी r, मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये ए स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, हाँ या ना बताओ? क्योंकि मुझे दे रखा है बेटा मैग्नीट्यूड, ये मतलब होता है मैग्नीट्यूड, आप इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, है ना बेटा? मैंने आपको पहले ही दिन बोला कि मॉड ये मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्ट ए बी सी भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आर स्क्वायर, क्योंकि बी बी भी आर के बराबर है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस बेटा। प्लस 2a की जगह क्या लिख सकता हूँ? वापस r लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकती हूँ r, b की जगह r cos ऑफ थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने सब जगह r r r क्यों लिखा? क्योंकि एक ही इक्वेशन बनेगी, फिर ही तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा इसको। a b और r मुझे पता है ये तीनों बराबर है, तो मैंने तीनों को एक ही लिया, ठीक है मेरी बात? बेटा किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है, वेरी गुड। तो यहां से r आ जाएगा बेटा जी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कितने आर स्क्वायर हो गए? 2r स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यहां से। तो यहां से रिजल्टेंट जो आएगा बेटा जी अंडर रूट ऑफ, इसको एक काम करो बेटा, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड से, ये रूट हट जाएगा सीधे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, कॉमन निकालो 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने स्क्वायरिंग की दोनों साइड से। हाँ वेरी गुड, सही है। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैंने 2r स्क्वायर कॉमन लिया, बचे क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा? इधर लिख रहा हूं मैं, ये क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? 1/2। क्या मेरी बात क्लियर है? कैलकुलेशन है, कर पाओगे आप? तो यहां से cos थीटा आ जाएगा बेटा जी 1/2 -1, तो cos थीटा आ जाएगा बेटा जी -1/2, आएगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू -1/2 कब होता है? ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीख लिया।
वेरी गुड। तो यहां से आप लिख सकते हो -1/2 जो होता है बेटा कॉस का वैल्यू, वो होता है कब? 120, 60 पे नहीं 120 पे। तो आप थीटा लिखोगे बेटा कितना? 120 डिग्री। ये आपने बेसिक मैथ्स में कर लिया, कैसे है ये 120? ठीक है। हाँ बेटा नेहा बोलो, नेहा बोलो बेटा, माइनस कैसे आया? बेटा 1/2 -1 कर लो, कितना आएगा? अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू बोल रहे हो, ये कैसे आएगा 120? ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री में अभी नहीं किया आपने? कर लिया, ठीक है बेटा। तो मतलब ये मैथ्स का है यहाँ पे, है ना? ठीक है। तो -1/2 थीटा का वैल्यू 120 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको थीटा पूछ रहा था, जबकि आपको ये ए दे रखा था बी के बराबर, वो दे रखा था आर के बराबर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुनो। हाँ बेटा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत क्वेश्चन कराता हूँ, है ना? आप देख लो। और एक क्वेश्चन लिखो, चलो आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट है ये। क्या है सुनो। आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, स्क्वायरिंग वाले बाद का स्टेप कौन सा था बेटा? ये वाला स्क्वायरिंग कर लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया बेटा, आर स्क्वायर को इधर करेगा, ये डिवाइड होगा तो आर स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काटा। और ये 2 भी डिवाइड आ गए ना, तो 1/2 बन गया। तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने पहले इसको लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो फिर कॉस थीटा आ गया 1/2, इस 1 को इधर लिया तो ये माइनस हुआ, तो ये बन गया -1/2। कॉस थीटा का -1/2 कहाँ वैल्यू होता है? 120 डिग्री पे। तो थीटा आ गया 120। क्लियर हुआ अब? ठीक है, चलो अब मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको दे रखा है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या पूछा है? फाइंड रिजल्टेंट। एक बात सुनो, अगर मैं इससे ये वेक्टर ए है, ठीक है बेटा जी, ये वेक्टर ए है, और मैंने बोला बेटा ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा जी? सेम है। सुनो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर मैं इससे पूरा पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा, ये इसका पैरेललोग्राम बनेगा और ये इसका रिजल्टेंट होगा। होगा कि नहीं पहले हाँ या ना लिखो। ए और बी का रिजल्टेंट यही होगा कि नहीं होगा बेटा, पहले ये बताओ, होगा कि नहीं? हेलो, यस सर। और बेटा ये आपका थीटा दे रखा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर सही है। इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, जो मुझे बराबर दे रखा है, मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है। अच्छा ये क्या बनता है अगर पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं पहले ये बताओ? अगर पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, उसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं बेटा? रोम्बस। वेरी गुड, वेरी गुड। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? ये होता है स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होता है, मतलब क्या हुआ, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, होगा ना? जितना ये वेक्टर उतना ये वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड इसका भी इसका बराबर है, तो दोनों साइड बराबर होंगे, तो पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हो गए, तो ये रोम्बस बन गया। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या बन गया बेटा? रोम्बस बन गया। और आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट।
ये आर निकालना है आपको, और बेटा जी आपको ये अल्फा निकालना है। यही तो हमें निकालना होता है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है ये क्वेश्चन भी। हाँ बेटा, आर का वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड, और फिर निकालना है अल्फा। अगर बेटा आप ध्यान से देखोगे, आर का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे पता है आर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो मुझे पता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बेटा यहाँ पे दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे दे रखा है गिवन दैट, गिवन क्या है बेटा मेरे को, ए दे रखा है बी के बराबर, इसको मैं कुछ एक्स वगैरह मान लूं, एक्स मान लूं, ठीक है। मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू बी बराबर है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। हाँ, तो अब क्या आएगा बेटा जी, यहां पर आएगा रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप बताओगे मुझे, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने ही बोला कि इसको ए बी को एक्स के बराबर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 ए की जगह एक्स इंटू ए की जगह एक्स कॉस ऑफ थीटा, कोई दिक्कत। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ए ले ले, बी ले ले, एक्स ले ले, तेरी मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। मैंने ए बी एक्स तो बराबर लिया, कोई ए लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्स मान लिया। हाँ बेटा ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं भी ए ही ले लूंगा। आप परेशान क्यों हो रहे हो? चलो, किसी को एक्स से प्रॉब्लम है ना, हटा दिया एक्स, हटा दो एक्स, ए ले लो, चलो। परेशान क्यों हो रहे हो बेटा जी? कोई परेशान होने की बात नहीं है, ले लो। ए स्क्वायर प्लस बी की जगह आप ए ही ले लोगे, ए स्क्वायर प्लस 2a बी की जगह बेटा ए कॉस ऑफ थीटा, सारे एक ही में तो कन्वर्ट करोगे, कर लिए सर, कोई दिक्कत नहीं। आर आ जाएगा बेटा जी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर प्लस ए इंटू ए दैट इज 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर इज इक्वल टू बेटा जी अंडर रूट ऑफ, यहां से मैं 2a स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, हाँ सर निकालो, 2a स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अरे कोई दिक्कत है किसी को? अरे बेटा ए ले लो, बी ले लो तुम, ए अगर बी के बराबर है तो क्या दिक्कत है बेटा? ए बी के बराबर है, आप ए ले लो बी ले लो, क्या मतलब है? मतलब दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपने सारे को कन्वर्ट कर लिया ए में, अब इसको ए ही रहने दोगे, बी को भी कन्वर्ट करो ए में ही, सबको ए में लिखो बेटा, ठीक है। चलो, तो आर आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो ये ए आएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा बेटा, ठीक है। इसका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ए बाहर आएगा, बचेगा अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस कॉस थीटा, ट्वाइस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, आपने मैथ्स में शायद ये पढ़ा होगा, कॉस ऑफ 2 थीटा होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये फॉर्मूला आपने देखी है? कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं देखी? अच्छा, अभी आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े बेटा? ठीक है, तो याद रखो cos 2 थीटा होता है ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट बेटा यहाँ पे cos थीटा लिखा है, क्या लिखा है? ठीक है बेटा, जिसने लिखा है सुना है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं सुना है तो याद रखो, अभी पढ़ाया जाएगा आपको बेसिक मैथ्स में, ठीक। तो cos थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सुनो, यहाँ आ जाना, यहाँ के बाद बेटा इधर आओगे तो आप लिखोगे, रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ए बाहर आ गया, ट्वाइस 1 प्लस, देखो बेटा cos थीटा की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा बाई 2। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि नहीं लिख सकता हूँ? पहले आप बोलो हाँ या ना। मैंने लिखा cos ट्वाइस थीटा बाई 2, देखो 2 और 2 कटेगा तो बचेगा थीटा ही, कर सकता हूँ ऐसा? यस सर। चल बेटा, ये हम कुछ डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको फिर लास्ट में रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। तो आर आ गया फिर बेटा ए अंडर रूट ऑफ
ट्वाइस वन प्लस, मैंने अभी बोला कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है, याद रखो, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अरे सही है, बट यहाँ पे थीटा बेटा थीटा बाई टू है, ध्यान देना। देखो कॉस टू थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा बाई टू, बेटा यहाँ पे थीटा थीटा बाई टू है, ये ध्यान देना है। तो कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अगर यहाँ पे होगा कॉस ट्वाइस थीटा बाई टू, तो आप क्या लिखोगे, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा जी? हाँ या ना तो लिखो, तुम्हारे तो तोते उड़ गए शायद, मैथ्स बहुत वीक है आपकी, है ना? ठीक है बेटा, फिर से बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया बेटा, रिजल्टेंट आर निकाला, ये आ गया ए अंडर रूट टू वन प्लस कॉस थीटा था ये, ठीक है बेटा। अब मैंने कॉस थीटा को कन्वर्ट कर लिया कॉस टू थीटा में। तो टू थीटा में कैसे, मैंने लिखा कॉस टू थीटा बाई टू। अरे लिख तो सकता हूँ कॉस ट्वाइस थीटा बाई टू, ये तो वही वापस बनेगा थीटा, लेकिन मेरे लिए फॉर्मूला बन गई कॉस ट्वाइस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा बाई टू। मेरी बात क्लियर है? अब थीटा बाई टू को क्या लिखा आपने, ट्वाइस वन प्लस कॉस, ये तो पता है मुझे, कॉस टू थीटा होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो मैंने लिखा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, वन और वन काट दो, कट गया सर। तो रिजल्टेंट कितना आया, ए अंडर रूट ऑफ टू, टू हो गया फोर, देखो वन और वन कट जाएगा बेटा, प्लस वन और माइनस वन जीरो होगा, तो बचेगा फोर, क्योंकि टू टू फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। क्या मेरी बात क्लियर है? फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या आएगा बताना, देखो ये टू आएगा और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा, टू ए कॉस थीटा बाई टू। क्या ये सबको समझ आ गया? टू कॉस, वेरी गुड, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जो है इसका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, और ये टू स्क्वायर है तो टू स्क्वायर का स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो टू आएगा, तो बाहर निकलेगा यहां से टू कॉस थीटा बाई टू, और ए तो साथ में है, तो आप लिखोगे टू ए कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, मतलब आपका जो फाइनली रिजल्टेंट आ गया, फाइनली जो रिजल्टेंट आ गया वो किसके बराबर बराबर आया, टू ए कॉस थीटा बाई टू। ये आपका बेटा रिजल्टेंट आ गया। ओके सर, और ये आपको बेटा याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, मतलब आपको भूलना नहीं ये चीज, टू ए कॉस थीटा बाई टू। क्यों याद होना चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आता है जहां आप डायरेक्ट ये अप्लाई करके आंसर बताओगे, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करने से आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, रात के 2 बजे, क्या बात है बेटा, रात के 2 बजे ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको भूलनी नहीं है। क्या, आर इज इक्वल टू टू ए कॉस थीटा बाई टू, कब, जब दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हाँ बेटा ये फॉर्मूला है, ये रिमेंबर करो आप, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रात के 2 बजे। ठीक है ना, इसको बेटा आपको रिमेंबर करना है, टू ए कॉस थीटा बाई टू, टू ए कॉस थीटा बाई टू रिजल्टेंट आया। कहीं बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है बेटा, ये दिक्कत आपकी नहीं है ना, ये किसी कंसेप्ट की दिक्कत है, ये है फॉर्मूला याद रखने की। रखो याद, बहुत बार यूज करना है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, हमारे से शायद नहीं। अभी पहले बेटा, पहले कुछ लेक्चरों में ऐसा होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि आपने पहली बार फॉर्मूला देखी है, कॉस टू थीटा है, ये आप इतनी बार यूज करोगे, ये फिर लास्ट में आपको ना रात के 3 बजे भी याद होगी, सुबह के 3 बजे। ठीक है, तो कॉस टू थीटा होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप फिर इसमें मैंने अप्लाई किया, थोड़ी इसकी कैलकुलेशन कर ली, ताकि हमने ये रिजल्ट निकाला। तो दो वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनका सम करना होगा, सम करना उनका रिजल्टेंट सीधे टू ए कॉस थीटा बाई टू। तो सम कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो। अच्छा, ये मैं मिटाऊं, हो गया। आज आपका बेटा पीडीएफ भी मिलेगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी को फिर दिक्कत होती है, बीच बीच में ब्लर हुआ है ना कभी, ओके बेटा ठीक है। चल, तो आपने ये देखा कि अगर दो वेक्टर, लास्ट सेकंड स्टेप बता दो सर, लास्ट सेकंड स्टेप ये वाला बेटा, ये वाला या ये वाला, देखो बेटा ये कॉस टू थीटा फॉर्मूला बन गई, क्या बन गई, कॉस टू थीटा वाली फॉर्मूला। कॉस टू थीटा होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है,
ये आप कह रहे थे सर यहाँ पे कैसे, बेटा cos 2 थीटा मैंने खुद बनाई ये फॉर्मूला, तो ये मुझे पता है ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे ये निकालनी थी, ये रिजल्ट। यहाँ रूट तभी हटता है जब मैं इसको ऐसे बना लेता, ठीक है बेटा, मैंने इसको ऐसे बना लिया, यहाँ रूट हट गया, तो मेरे पास सिंपल एक एक्सप्रेशन आई r इज इक्वल टू a cos थीटा बाई 2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब tan अल्फा भी निकालना है आपको, ठीक है। चलो बेटा, तो आपके दो वेक्टर अगर सेम होंगे, उनका सम करना है, तो आपको अभी फॉर्मूला याद है क्या, 2a cos थीटा बाई 2। ए क्या है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का तो सेम है। कोई लिखेगा 2b cos थीटा बाई 2, तो फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। मेरी बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है। 2a cos थीटा बाई 2 लिखो या 2b cos थीटा बाई 2 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि a और b दोनों क्या है, सेम है। और ये फॉर्मूला तभी लगानी है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अब आप बोलोगे सर कहाँ, देखो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बोला था ये 10 न्यूटन है, शायद ऐसे कराया था, ये 10 न्यूटन था, हाँ ये 10 न्यूटन था और एंगल 60 डिग्री था, ऐसा किया था ना क्वेश्चन। आपने वो बड़ा सा लिखा था फॉर्मूला वगैरह, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर आपको इसको करना है, आप डायरेक्ट लिखोगे r इज इक्वल टू 2a, कितना 10, a ले लो b ले लो, एक ही बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। cos थीटा बाई 2, थीटा कितना बेटा 60 डिवाइड बाई 2, तो आप लिखोगे डायरेक्ट 20 cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा, √3/2, तो ये आ गया 10√3। तो वहां पे भी आपका 10√3 न्यूटन ये आंसर आया था, बट 5 स्टेप करने पड़े और थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा थी। बट बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यहाँ टाइम का भी आपको बचाना होता है, तो आपने डायरेक्ट 10√3 किया। ठीक है, मेरी बात क्लियर है सब, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना होता है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब आपको निकालना है, ये तो आपने रिजल्टेंट तो उसका निकाल दिया है, बट अभी भी बेटा आपने पहले किस मेथड से किया था, पहले हमने मेथड नहीं, डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाला था, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वैसे निकाला था, थोड़ा लेंथी हो रहा था। ओके ठीक है, अब देखो, अब अब तो आपने रिजल्टेंट निकाला, बट अल्फा भी तो निकालना है। चलो बेटा, अब अल्फा निकालो, tan अल्फा, इसी क्वेश्चन में बेटा, ये सेम क्वेश्चन है, अभी आप बस रिजल्टेंट निकाला आपने, अब tan अल्फा भी निकालना है। अल्फा कितना होगा, डायरेक्ट आप ये भी निकालोगे, आप लिखोगे सर tan अल्फा होता है b sin थीटा डिवाइड बाई a + b cos थीटा। हाँ सर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें याद है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है याद सबको। अब बेटा आपको पता है, यहाँ यहाँ आपको पता है, यहाँ गिवन है, क्या गिवन है बेटा जी, ए किसके बराबर है, बी के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, ए किसके बराबर है, बी के बराबर। क्लियर, हाँ या ना तो लिखो। यस, तो ए और बी के बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू, बी की जगह ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ए साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ ए ही रहने दो, प्लस बी की जगह ए लिखो, ए कॉस थीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेटा ऊपर आएगा ए साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे ए कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, 1 + कॉस थीटा। ये ए और ए कट जाएगा तो बनेगा क्या बेटा, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + कॉस थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमारा कोई रिजल्ट आया नहीं। रिजल्ट निकालने के लिए मैं थोड़ा इसको चेंज करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, tan अल्फा लिखूंगा मैं बेटा, देखो मेरा आया साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + कॉस थीटा, यही आया। तो बेटा मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन ट्वाइस थीटा बाई 2। ठीक है, अभी जो मैंने किया वैसे ही किया, इसको भी मैंने साइन 2 थीटा लिखा, बट थीटा क्या लिखा, थीटा बाई 2। मेरी बात क्लियर है बेटा, ये मैं लिख सकता हूँ क्या साइन थीटा की जगह, पहले हाँ या ना लिखो, मैं लिख सकता हूँ इसको, यस, क्योंकि बेटा 2 और 2 कट जाएगा, वापस साइन थीटा है, आपको पता है ना, हम मैथ्स में ऐसे कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। चलो ठीक है, तो बेटा 1 को ऐसे ही, कॉस को भी वही वही वैसे ही लिखो, कॉस 2 थीटा बाई 2। चलो हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा जो साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होती है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना पड़ेगा। यहाँ तो सुनी होगी आपने ये फॉर्मूला, बेसिक मैथ्स में साइन 2 थीटा होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा मैं फिर से आपको बोलूंगा, आप चिंता ना करो, ये कंसेप्ट नहीं है, साइन
साइन 2 थीटा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा है। ये कंसेप्ट ये आपको याद रखना है, हो जाएगा याद, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज नहीं कल नहीं परसों तक तो हो ही जाएगा। क्या साइन 2 थीटा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अभी मैंने और एक लिखाई थी, कॉस 2 थीटा होता है बेटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही लिखाई थी ना, नीचे भी यही यूज करो। चलो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बेटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलो ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो बेटा 1 और 1 कट जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। चलो कट गए, 1 - 1 0, तो बचेगा क्या, tan अल्फा, tan अल्फा किसके बराबर आया बेटा जी, ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है सर, हाँ सही है, ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या मैं क्लियर हूं सर, tan अल्फा वैल्यू, ठीक है बेटा, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बेटा 2 और 2 कट जाएगा, साइन का नहीं कॉस का एक कट जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो एक तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। अच्छा ये फॉर्मूला तो 10th में पढ़ी होगी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा, वेरी गुड। तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूं बेटा जी tan थीटा, मतलब tan अल्फा किसके बराबर आया बेटा, tan ऑफ थीटा बाई 2। ठीक, और यहां से ये मुझे पता चला, ये तो यहाँ पे भी tan यहाँ पे भी tan, तो दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ओहो क्या बात है बेटा, एंगल बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर से निकलेगा बेटा आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल पास थ्रू द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बीच में से निकलेगा रिजल्टेंट। tan थीटा में सर फर्स्ट स्टेप में वो वैल्यू कैसे आई बेटा, ये तो पढ़ा है मैंने बेटा जी, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये तो मैंने बोला था रात के 2 बजे याद हुए, तुझे दिन में भी याद नहीं है यार। ठीक है, ये बेटा पढ़ा है, ये तो tan अल्फा है, ये तो डायरेक्शन, ओके बेटा ठीक है। बेटा जो रात के 2 बजे याद रखना है वो बोलने की तो चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ होने ही वाला नहीं है वेक्टर में, है ना। जो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है, मैं तो बहुत कम बोलूंगा आपको ये याद रखो, बट वो याद रखनी है। बहुत सारी चीज आपको बेटा याद नहीं भी रखोगे वहीं पे डिराइव भी करोगे, बट ये चीज तो आपको करनी है, क्योंकि डिराइव करने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे। ओके बेटा, तो ये आपका tan अल्फा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपको पता चला कि ये एंगल बाइसेक्टर से मतलब बीच में से निकलता है। ठीक है, मतलब ये हुआ, देखो क्या हुआ, मतलब जो अगर आपका एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अगर दोनों का एक वेक्टर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम है, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, अगर ऐसा है तब तो ये बेटा क्या बनता है, तब तो बेटा ये रोम्बस बनता है। क्या बनता है बेटा जी, रोम्बस बनता है। ठीक है, और रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और ये रोम्बस बनता है, और इसका जो ये रिजल्टेंट होता है बेटा ये और ये थीटा बाई 2 एंगल होते हैं, मतलब ये सीधे बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से निकलता है रिजल्ट। ठीक है, अगर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब जो आपका अल्फा है, अल्फा आपका सीधे किसके बराबर होगा, थीटा डिवाइड बाई 2। अब याद करो, आपको मैंने जब वो क्वेश्चन आपको कराया था, मैंने बेटा जी जब आपको वो क्वेश्चन कराया था वही वाला, ये वाला, मैंने आपको बोला था दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन और दिस इज 60 डिग्री। याद करो, आपके नोट्स में लिखा होगा, उसमें आपने थीटा कितना आया था, अल्फा कितना आया था, तो तभी जो आपने फॉर्मूला, हाँ बेटा दोनों इक्वल होने चाहिए, 30 आया था, बट यहाँ पे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, आपको पता है यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा मतलब 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। आप मतलब डायरेक्ट आंसर बोलोगे। मेरी बात क्लियर है। आप उस क्वेश्चन को अगर अभी मैं कराऊंगा तो आप बोलोगे सर क्या करा रहे हो, ये तो हम ऑरली आपको आंसर दे रहे हैं, अगर मैं 10-10 दूंगा तो आप वो फॉर्मूला लगाओगे, कौन सी 2r, रिजल्टेंट आप बोलोगे 2a cos थीटा बाई
2, तो मतलब 2a कितना 10 cos थीटा बाई 2 मतलब cos 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी √3/2। तो आप बोलोगे सर 10√3 न्यूटन आपका रिजल्टेंट है और अल्फा आपका 30 डिग्री। हाँ बेटा लॉन्ग मेथड से क्यों नहीं कर सकते, वहां से भी तो मैंने कराए हैं, बट लॉन्ग मेथड से अच्छा है ना, आपको ये याद रखना, लॉन्ग मेथड काम नहीं चलेगा हर जगह। आपके क्वेश्चन को तरीके सब कुछ आने चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चनों को बहुत अलग अलग वेज में बेटा सॉल्व करोगे, और वही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना। हाँ ठीक है, चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया, तो ये आपने देखा कि कैसे कैसे। अच्छा मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था शायद, हाँ कराया था, एक मैंने ऐसे लिया था 10, एक मैंने ऐसे लिया था 10। बताओ बेटा, बताओ इसका रिजल्टेंट अल्फा बताओ, अल्फा बताओ डायरेक्ट। अल्फा बेटा अल्फा 45 डिग्री, मतलब बिना आपको देखना ही नहीं है, 10 10 तो सेम है, तो आप सीधे लिखोगे अल्फा होगा थीटा बाई 2, थीटा कितना है 90, दैट मीन्स 45 डिग्री। वहां पे भी 45 ही आया होगा, लेकिन यहाँ पे आप ऑरली बताओगे। अच्छा बेटा मैं बताऊंगा, बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आप बोलोगे सर 2r सॉरी 2a cos थीटा बाई 2। ये मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाएगा, आप भी लिखा करो, है ना। 2a कितना 10 cos थीटा बाई 2 cos 90 cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये आ गया 20/√2। और आपको पता है √2 है तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं, करो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कैसे, ऊपर से भी मल्टीप्लाई 2 नीचे से भी मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया बेटा 20√2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 10√2। बताओ वहां पे भी यही आंसर आया था कि नहीं आया था, अरे आया था कि नहीं आया था बेटा जी। यस सर, तो वहां पे लेंथी हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल इजीली आपने कर लिया, ठीक है। चलो, तो ये आपको आना चाहिए, जब भी आपके दोनों बेटा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से निकलता है, और बेटा जी जो आपका आर आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2 आएगा। क्या किसी को दिक्कत है, डिफरेंट नहीं आ रहा था बेटा, ये एक ही बात है, 20√3 और 10√2 तो एक ही बात है ना। नेहा बेटा डिफरेंट नहीं आया, 20/√2 अगर आप कैलकुलेटर में करोगे वो इतना ही आएगा जितना 10/√2 है, ठीक है। हाँ मैं आपको बोलूंगा अभी, आपके ये ऐसे बोलूंगा 10 बाई मैं ऐसे बोलूंगा 10/5, और कोई बोलेगा 2, इसमें फर्क है क्या कुछ, नेहा बेटा कुछ फर्क है, कोई बोलेगा 10/5 कोई बोलेगा 2। ठीक है, तो मतलब कोई फर्क नहीं है, है ना, ऐसा नहीं कह सकते आप ये अलग आया, ठीक। चलो, तो ये हो गया। चलो अब देखो क्वेश्चन देखो, और आपके पास बेटा ऐसा कुछ है, देखो ठीक है, सुनो, ये मान लो बेटा अल्फा है, ये मान लो बीटा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताने हैं, ठीक है। पहला, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फाइंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बतानी है अल्फा बीटा के बीच में। चार ऑप्शन है आपको, अल्फा बीटा के बराबर है, अल्फा लेस देन बीटा है, या अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, या नन ऑफ दीज। बताओ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। युवराज सिंह कह रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वेरी गुड। पता है आपको अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल बाइसेक्टर से निकलेगा। तो आपने सबने आंसर सही दिया। क्या बेटा, हियर अल्फा किसके बराबर बेटा जी, बीटा के बराबर, सही आंसर, नो प्रॉब्लम। ये तो पहला हो गया, पहला पार्ट, ठीक है बेटा, सबने सही लिखा बेटा, वेरी गुड। दूसरा, ये तो पता ही था आपको, ये तो भी किया था मैंने। अब अगर इफ मैग्नीट्यूड, या डायरेक्ट ए लिखूंगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा और अल्फा लेस देन बीटा। बताओ बेटा जी, आप बोलोगे मुझे, आप बोलोगे मुझे बेटा जी। अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन आया निहा का, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, निशांत भी यही कह रहा है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, बीटा ग्रेटर देन, वीर कह रहा है बीटा ग्रेटर देन, वेरी गुड। अल्फा लेस, उत्सव वेरी गुड बेटा, बीटा ग्रेटर देन, अल्फा लेस देन बीटा। चलो बेटा देखो, अब देखो इस वाले पार्ट में, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से सुना करो। अगर ये वाला केस है तो मुझे लग रहा है ए अगर ग्रेटर देन बी है तो ए, ये लिया ए मैंने, ठीक है बेटा, ये तो ए है, हाँ सर ए है, और बी बेटा आपका छोटा सा है, चलो ये बी मान लिया। अरे सही है ना, क्योंकि आपको दे रखा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपने ए मान, ए तो ये है, मैंने ये दिया ना क्वेश्चन बेटा, ए ये रहा, ए तो आपने ज्यादा लिया और बी को कम कर लिया क्योंकि ये आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इसको पैरेललोग्राम बनाओ पूरा, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट ये रहा, इसका रिजल्ट, ठीक है। अब बेटा सुनो, दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज एंगल बीटा। अब बताओ, जो कह रहा था ना अल्फा इज ग्रेटर देन, अब बताओ बेटा क्या लग रहा है आपको, ये बेटा वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी, ऐसा पैरेललोग्राम पहले बना क्यों, पहले ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ ऐसा ही पैरेललोग्राम क्यों बना, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा है वो तो वेक्टर ज्यादा बड़ा बनेगा ना बेटा, तो ये वेक्टर बड़ा बन गए, ये कम बन गए। अब आप खुद देखो अल्फा और बीटा में, बीटा तो बड़ा हो गया ना, अल्फा क्या हुआ लेस, तो सारे बच्चे जो अल्फा, सारे बच्चे जो कह रहे थे अल्फा इज लेस देन बीटा, सारे वो सही थे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है कि नहीं है बेटा, ये बीटा, सॉरी ये यहां तक है, ये नीचे नहीं है, ये रहा बीटा ऊपर ऊपर, अल्फा ये वाला एंगल है, बीटा बस ऊपर वाला एंगल है, ठीक। चलो तो ये आपको समझ आ गया, अल्फा इज लेस देन बीटा, क्यों, देखो बेटा जो आपका रिजल्टेंट है, ये आपका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट थोड़ा नीचे गया, ये टुवर्ड्स ए गया बेटा, तो अल्फा काम हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। चलो ये तो दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बेटा यहाँ पे बताओ आप, तीसरा, इफ ए इज लेस देन बी, बताओ, बताओ कौन सी रिलेशन आएगी, इफ ए इज लेस देन बी, अल्फा और बीटा में रिलेशन बताओ बेटा, इफ ए इज लेस देन बी, अल्फा ग्रेटर, उत्सव वेरी गुड, अल्फा ग्रेटर, अल्फा ग्रेटर, अल्फा ग्रेटर, सब अल्फा ग्रेटर कह रहे हैं, युवराज सिंह अल्फा ग्रेटर, वेरी गुड, सब सही है बेटा। चलो अब देखो कैसे, फिर से देखो बेटा, ये देखो पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे मुझे बी ही बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि बी ग्रेटर है, ए छोटा है, चलो ठीक है। और बेटा दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये ए वेक्टर है और ये बेटा बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, क्या ये बात सही है,
बेटा ऐसे ही पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं, पहले हाँ या ना लिखो। पैरेललोग्राम ऐसा ही बनेगा कि नहीं? क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि बेटा अल्फा क्या है, कम है, सॉरी ए क्या है, कम है, बी ज्यादा है, तो मैंने भी बी को बड़ा कर लिया, ए को कम कर लिया, फिर सीधे पैरेललोग्राम बनाया। फिर तो मैंने कुछ नहीं किया। पैरेललोग्राम जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वही तो रिजल्टेंट देता है। तो जब मैंने ये रिजल्टेंट बनाया, ये रिजल्टेंट थोड़ा किधर गया बेटा, इधर की तरफ, तो यहां से मुझे ये पता चला कि अल्फा इज ग्रेटर, यहाँ पे अल्फा इज लेस देन और यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ये आपका थर्ड केस था। चलो तीनों केसेस लिखो बेटा। नेहा बेटा कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को? कहाँ? डायगोनल वाला पहले लेक्चर में थी जब मैंने डायगोनल पढ़ा, जब मैंने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है। नेहा तू उस दिन थी, मुझे नहीं लग रहा है। नो, तो फिर कैसे पूछ रही है बेटा तू? पहले वो वीडियो तो देख ली यूट्यूब पे, इसीलिए तेरे इतने कंफ्यूजन आ रहे हैं। मुझे भी लग रहा है यार इतने कंफ्यूजन तो नहीं आ सकते हैं किसी के भी। अब तेरे को पता ही नहीं टेन थीटा किस टेन अल्फा किसके बराबर है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। कैसे कर पाओगे बेटा? आपको ये पता नहीं है ये रिजल्टेंट होता है इसका और इसका, ये रिजल्टेंट होता है इस वेक्टर और इस वेक्टर का, फिर तो आएंगे ही बेटा। ठीक है, अब एक काम कर लेना, उसको वीडियो को देख लेना और इंडिविजुअली पूछ लेना, क्योंकि अगर आप इतने डाउट पूछ, बाकी बच्चों को नहीं आ रहे हैं, बस आपको ये डाउट ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली पूछ लेना बेटा। ठीक है, डायगोनल वाला मैंने कहा कि ये वेक्टर इनका रिजल्टेंट जो होता है वो पैरेललोग्राम की डायगोनल देती है। अब यहाँ पे इस वाले केस में जब मैंने पैरेललोग्राम बनाया, क्योंकि मुझे दे रखा है ए ग्रेटर देन बी है, तो मैंने ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया एज कंपेयर टू बी और इसकी मैंने डायगोनल बनाई। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता चला कि अल्फा लेस देन है बीटा से। देखो दिख रहा है आपको, खुद दिखेगा आपको कॉपी पे ड्रॉ करते ही, क्योंकि ये बी की ए की तरफ जाता है। देखो ए की तरफ गया थोड़ा। फिर यहाँ पे जब मैंने ए और बी देखा, ए क्या है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड कम है, बी का मैंने ज्यादा मैग्नीट्यूड लिया। ठीक है, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड लिया, फिर जब आप रिजल्ट डायगोनल बनाओगे तो डायगोनल यहाँ पे कम एंगल बना रहा है, यहाँ ज्यादा बना रहा है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक, ये केस हो गई। चलो ठीक है बेटा। अब जिसकी तरफ एंगल बड़ा होगा उसकी तरफ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट उसी की तरफ झुकता है। ये मैं ऐसे एग्जांपल आपको दे दूंगा। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इसको मैंने यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स लगाया और इस साइड बेटा जी मैंने इसमें 10 न्यूटन लगाया। तो बेटा जो रिजल्टेंट होगा ना इसका, वो थोड़ा इधर की तरफ होगा, मतलब 50 की तरफ होगा। ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट ज्यादा इधर की तरफ भागेगा। ठीक है, वो चीज आपको नहीं देखनी, वो आगे आपको पता चलेगा कि क्या है जब हम रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर करेंगे। अभी बस इतना याद रखो, ये क्वेश्चन है, इसको बस पैरेललोग्राम लॉ से आप ट्रीट करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद हम बता देंगे कहाँ क्या करना है। आप बेटा आ जाओ फिर से। ठीक है, सुनो अब सुनो। अब हम और एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना बेटा? सुनो क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल तो पता है क्या होता है, ट्रायंगल पता है ना बेटा? देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है बेटा, अगर आप दो वेक्टर लोगे एज टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। पहली बात
पहले मेरी बात सुनो, फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सुनो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेटा ये भी हम यूज करेंगे दो वेक्टर को जोड़ने के लिए। हमने अभी तक एक लॉ पढ़ लिया पूरा, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे हमें पता चल गया कि क्या है, अगर दो वेक्टर आपके हैं, उनके बीच में एंगल है, तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो उनके पास में से जो पास होती है वो हमारे को क्या देती है बेटा, रिजल्टेंट। वो तो हमने सीख लिया, और फिर उसका मैग्नीट्यूड और उसका अल्फा भी निकाला, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है सबको बेटा जी? ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके बेटा। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हमें बेटा दो वेक्टर को जोड़ने के लिए यूज करेंगे, टू वेक्टर्स। मैंने आपको पहले बोला था बेटा, पहले हम दो वेक्टर को सीखेंगे जोड़ना, जैसे आपने दो नंबर को पहले ऐड करना सीखा, वैसे ही हम ऐड करेंगे पहले दो वेक्टर को, फिर हम सीखेंगे तीन चार पांच छह जितनों को भी करना है। और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे दो वेक्टर को ही जोड़ना होता है, ठीक है बेटा? तीन को भी चार को भी हो सकता है, बट ज्यादा हमें यूज यही होता है। तो हमने क्या किया, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रायंगल लॉ जो है ये भी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमें काम आएगा, एक अलग लॉ है, और जो इसका भी रिजल्टेंट है वो भी वही आएगा। जैसे अगर आप दो वेक्टर दोगे, ट्रायंगल लॉ से भी रिजल्टेंट वही आएगा, और पैरेललोग्राम लॉ से भी रिजल्ट। ऐसा नहीं है ना कि आप अलग तरीके से यहाँ से कुछ रिजल्ट अलग आ गया और यहाँ से कुछ रिजल्ट अलग आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बट आपके सिलेबस में है ट्रायंगल लॉ, आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये कहता है अगर आप दो वेक्टर ले लोगे, कितने वेक्टर लोगे बेटा? दो वेक्टर। ये तो दो वेक्टर जोड़ने के लिए काम आता है। और अगर वो दो वेक्टर आप लोगे किसी दो साइड ऑफ द ट्रायंगल, मैंने देखो एक साइड और एक साइड, ये मैंने एक वेक्टर लिया, ये मैंने एक वेक्टर लिया, मैंने टू वेक्टर्स लिए एज रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टेकन इन ऑर्डर बोलते हैं इसको। टेकन इन ऑर्डर मतलब इन दोनों की डायरेक्शन देखो बेटा सेम साइक्लिक ऑर्डर में ले लिया, इसकी डायरेक्शन भी देखो इधर, इसकी डायरेक्शन भी इधर। ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल लॉ में, डायरेक्शन कौन सी लोगे आप, ठीक है? तो फिर ट्रायंगल लॉ ऐसे कहता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब ये वाला टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन आपको अपोजिट लेनी है। अगर देखो इसकी और इसकी डायरेक्शन मैंने सेम ऐसे ले ली कि नहीं बेटा? ए और बी की डायरेक्शन सेम है कि नहीं? मतलब इस वाले, मतलब ये वाली, ये दोनों की डायरेक्शन देख इन सेम सेंस है ना, सेम साइक्लिक ऑर्डर ये, और इसकी डायरेक्शन आपने बेटा देखो अपोजिट ले ली, ठीक है? तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है अगर दो साइड आप लोगे एज टू साइड टू वेक्टर्स in same cyclic order, then the third side of the triangle taken in opposite order will give you resultant। मतलब r वेक्टर जो होगा बेटा जी, r वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्या मेरी बात ये क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बेटा क्लियर है कि नहीं है? यस, मैं ये कह रहा हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है दो वेक्टर ले लो दो साइड ऑफ द ट्रायंगल, बट इन सेम साइक्लिक ऑर्डर। ये बात जरूरी है, इन सेम साइक्लिक ऑर्डर। फिर जो थर्ड वाला साइड होगा, मतलब जो थर्ड साइड होगा किसका? ट्रायंगल का, उसको ले लो इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए जो इनको और इनकी है। इनकी और इनकी डायरेक्शन ऐसे हैं देखो, ऐसे, और इसकी अपोजिट है। तो ये वाला आपका रिजल्टेंट देगा, आप सीधे लिखोगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? अब बेटा मैं आपको कुछ पूछूंगा। यहाँ पे बताओ कौन रिजल्टेंट है और किसके बराबर है यहाँ? मतलब क्या लिख सकते हो आप? C इज इक्वल टू ए प्लस डी लिखोगे, या A इज इक्वल टू सी प्लस डी लिखोगे, या D लिखोगे ए प्लस सी? क्या लिखोगे? A इज रिजल्टेंट। वेरी गुड, A इज रिजल्टेंट, A इज रिजल्टेंट। सबने लिखा A इज इक्वल टू सी प्लस डी। मतलब आपको समझ तो आता है, फिर आप रेस्पॉन्स ढंग से दिया करो ना, है ना? A इज इक्वल टू सी प्लस डी, वेरी गुड। देखो बेटा सेम ऑर्डर, देखो ये सेम ऑर्डर, ये और ये सेम ऑर्डर, तो आप लिख सकते हो जो ए है यहाँ पे ए ही रिजल्टेंट है, तो आप लिखोगे ए वेक्टर जो है सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा जी? क्या सबको ये क्लियर हुआ? ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, क्या सबको क्लियर है? यस। अगर बेटा ऐसे लिखूंगा,
बताओ इसमें क्या लिखोगे, इस वाले में क्या लिखोगे बेटा? R plus A is equal to B. B is resultant. वेरी गुड बेटा. A is equal to R plus B. A कैसे बेटा R plus B? गलत कर लिया. B is resultant. सही है बेटा. तो आपने लिखा, आप इसमें लिखोगे, देखो 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 ऑर्डर देखो, इस इन दोनों का ऑर्डर सेम है बट इसका अपोजिट है. तो आप लिखोगे R plus A. R plus A is equal to B. क्या सबको क्लियर है? ये बेटा आपको आना चाहिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? ये आपको आना चाहिए, ठीक? हाँ बेटा. अब इसका हम निकालेंगे रिजल्टेंट. अब इसका क्या निकालेंगे बेटा? रिजल्टेंट. लेकिन वो हम कल करेंगे, ठीक है बेटा? वेरी गुड बेटा. अगर किसी को दिक्कत होती है ना समझने में, वो नोट्स पढ़ लिया करो और फिर मेरे को इंडिविजुअली कॉल करो, कुछ भी मैसेज करो, व्हाट्सएप, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर कोई दिक्कत है तो आप इंडिविजुअली पूछो. ज्यादा मैं यहीं पे करूंगा, कोशिश की यहीं पे क्लियर हो जाए, बट कुछ ज्यादा ही होता है ना आपकी दिक्कत, तो फिर यहाँ पे बेटा टाइम उतना ज्यादा नहीं दे पाते हैं हम, ठीक है? डीपीपी देख लो बेटा. आप आपके पास ये वाली बुकलेट है, ये वाली, इसको कहते हैं नीट की बुकलेट. जो है नीट की बुकलेट आपके पास? ठीक है बेटा. नहीं होगी जिसके पास, अगर नॉन मेडिकल बच्चे हैं ना बेटा, नॉन मेडिकल बच्चों को भी पहले ये वाली करनी पड़ेगी पूरी. मेरी बात सुनो. हाँ बेटा फिजिक्स की है, फिजिक्स ही है. तो बेटा जो नॉन मेडिकल बच्चे भी है उनको पहले पूरी मेडिकल की बुकलेट करनी है, उसके बाद ही नॉन मेडिकल पे जाना है. मेरी बात क्लियर है? ठीक है. इस बुकलेट में बेटा आप जाओगे पेज नंबर, जिसके पास बुकलेट नहीं होगी तो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, आप चिंता ना करो. वेक्टर, वेक्टर पेज नंबर 1.23. ट्रायंगल वाले नहीं करने बेटा, वो हम कल करेंगे ट्रायंगल लॉ. अभी बस ये ध्यान दो. पेज नंबर 1.23 बुकलेट का इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4. इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 देख लिया बेटा? इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10. ये बेटा आपका पहला डीपीपी है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10. 9 और फर्स्ट को छोड़ना है, 2-3 दिन के बाद हो जाएंगे वो. क्या मेरी बात क्लियर है? इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 वेक्टर की. किसकी बेटा? वेक्टर. इसमें बेसिक मैथ्स भी है, बेसिक मैथ्स आप अलग करोगे, वो अभी नहीं, मैं बस वेक्टर की बात कर रहा हूँ. ये होमवर्क है बेटा, आप अच्छी तरह से इनको ट्राई करो. फिर से मैं कह रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है आप उसको 2-3 बार ट्राई कर लो, नहीं होगा तो उसके बाद सॉल्यूशन मैं दे दूंगा. और सैटरडे या कभी हम फिर एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे जिसमें हम बुकलेट डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी तो ज्यादा हुआ नहीं, जब ज्यादा डाउट्स आपके आएंगे वो फिर हम एक एक क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है? हाँ बेटा वो मैं बता दूंगा कब सेंड करनी है. अभी आप बस कर लो, जितने आपको डाउट्स आएंगे वो पूछो. बस ये फर्स्ट आपका डीपीपी है, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू.